आज जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो है आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स असल में आपके पास ऐसे रिएक्टर्स हैं दैट रिलीज हीट एनर्जी फ्रॉम स्प्लिटिंग एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स विच टर्न्स टर्बाइन्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि ये ऐसे रिएक्टर्स हैं आपके पास जिसमें जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो कि अनस्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो हीट एनर्जी को रिलीज करते हैं। आप उस हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके टर्बाइंस जो है वो आपकी घूमती हैं और उसके घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो फिर मैं आसान लफ्जों में यूं कह सकता हूं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं आप उनको इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं क्या चीज पैदा करने के लिए? इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। इसी चीज को हम एक एनिमेशन से भी देख लेते हैं। जैसे ये एनिमेशन मैंने रिनकॉन एजुकेटिव .org की वेबसाइट से ली है। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ना वर्डिंग में, आप इसको भूल जाइए। सिर्फ ये देखिए कि यहाँ पर आपको प्रोसीजर ये है कि यहाँ पर आपके पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो स्प्लिट हो रहे होंगे, जिससे हीट एनर्जी पैदा हो रही होगी। उस हीट एनर्जी की वजह से आपके पास ये टर्बाइंस घूमेंगी, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी इस्तेमाल होगी इन शहरों को रोशन करने के लिए, जैसे आपके घर रोशन होते हैं। तो आज हमारा इंटरेस्ट इसी चीज में है कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और वो हर जो कंपोनेंट है उसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए सबसे पहले चीज जो जरूरी है वो ये है कि आपके पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उनके अंदर असल में न्यूक्लियर फियन का प्रोसेस होता है। उस न्यूक्लियर फियन में क्या होता है कि आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई जैसे कि यूरेनियम 92 और 235, इसके ऊपर जब न्यूट्रॉन हिट करता है तो ये क्या करता है कि स्टेबल होने के लिए दो छोटे एलिमेंट्स में टूट जाता है और उसके साथ साथ तीन न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है और साथ एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। तो जो दो एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं इस यूरेनियम 235 के स्प्लिट होने से, एक है आपके पास मोलिब्डेनम, जबकि Sn जो है वो आपके पास स्ट्रोंशियम है। तो किसी भी आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर को काम करने के लिए असल में आपने क्या प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि न्यूक्लियर फियन हो रही है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस करवाने के लिए या न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग के लिए जो फ्यूल है एक तरह से, वो फ्यूल असल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर आपके पास यूरेनियम की बात की जा रही है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए ना, तो वो असल में उसका क्या है? फ्यूल है। इसी तरह किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को वर्क करने के लिए उसके लिए भी एक फ्यूल चाहिए। तो वो जो फ्यूल होगा वो असल में यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा। तो फिर मैं कह सकता हूं कि रिएक्टर्स या न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज यूरेनियम फॉर न्यूक्लियर फ्यूल, यानी यूरेनियम को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। अब अगर आपने किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर को लॉन्ग टाइम तक वो वर्क करता रहे तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर अ चेन ऑफ रिएक्शंस आर रिक्वायर्ड टू कीप द रिएक्टर रनिंग। यानी कि आपके पास एक रिएक्शंस का तसलसल जो है वो हमेशा चलता रहे, जिसकी वजह से आपका जो रिएक्टर है वो क्या करता रहेगा? वर्किंग करता रहेगा। और उसकी वजह से आपके पास जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और आप तक पहुंचती है वो फिर पहुंचती रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो यूरेनियम है उसके ऊपर मुसलसल न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड या हिट करते रहेंगे और उसकी वजह से आपके पास कंटिन्यूसली न्यूट्रॉन्स और साथ दो छोटे एलिमेंट्स क्या होते जाएंगे? वो प्रोड्यूस होते जाएंगे और साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी क्या होगी? वो रिलीज होती जाएगी। तो ये आपके पास चेन ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शंस का तसलसल होगा और ये बार बार मुसलसल क्या होता जाएगा? चलता जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक चलता जाएगा। इसके बाद जो तीन और कंपोनेंट हैं आपके पास इस न्यूक्लियर रिएक्टर के, उसमें से एक है मॉडरेटर, फिर एक है फ्यूल रॉड और एक है आपके पास कंट्रोल रॉड। तो शुरू में जो टाइटल में आपने तस्वीर देखी थी ना ये वाली, जैसे कि ये, इसके अंदर ये जो सारा हिस्सा है ना, असल में उसको मैंने स्प्लिट करके यहाँ पर आपको दिखाया है और अब इन सब का फंक्शन बताऊंगा ताकि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो सके। तो आपके पास ये जो सारा हिस्सा है ना, ये असल में कहलाती होती है रिएक्टर की वेसल और उसके अंदर आपके पास ये फ्यूल रॉड्स, मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड आ जाते हैं। ये आपके पास जो फ्यूल रॉड्स हैं ये असल में आपके पास फ्यूल पिन्स होती हैं, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? रिएक्टर का। और इसको हम फ्यूल पैलेट भी कहते हैं। और ये जो फ्यूल पैलेट और फ्यूल पिन है आपके पास, ये असल में बहुत सारी मिल के क्या बनाती हैं? एक फ्यूल रॉड। यानी कि इसके अंदर आपके पास जो फ्यूल रॉड है इसके अंदर सारे का सारा यूरेनियम जो है ना वो मौजूद होगा। और ये जो फ्यूल पैलेट्स हैं ये असल में मिलके, जो कि आपको यहाँ पे फ्यूल रॉड नजर आ रहा है, उसको बड़े अंदाज में इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये असल में फ्यूल रॉड कहलाता है। जैसे पिस्टल में जो गोली होती है एक, वो फ्यूल पैलेट है, और जो गोलियों की मैगजीन है वो असल में क्या है? फ्यूल रॉड समझ सकते हैं आप।
और यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिएक्टर से क्या मुराद है कि ये वो वजह बनेगी जिसकी वजह से आपके पास केमिकल जो रिएक्शंस होंगे, जिसकी वजह से आपके पास जो यूरेनियम है जो वो आपके पास क्या होना शुरू हो जाएगा, वो इसके अंदर स्प्लिट होगा जब उसके ऊपर न्यूट्रॉन क्या करेंगे, आपके बम्बार्ड या फिर हिट करेंगे। तो वो सबसे पहले फ्यूल पिन के अंदर होगा, फिर फ्यूल पिन से फ्यूल रॉड में। अब चूंकि आपको पता है कि यहाँ पर सारा जो है कोर के अंदर आपके पास ये कंट्रोल रॉड, फ्यूल रॉड और मॉडरेटर मिलके असल में क्या बना रहे हैं, ये एक रिएक्टर की कोर बना रहे हैं। और इस कोर में क्योंकि न्यूक्लियर फिजन हो रही है, उस वजह से जो कोर है वो आपके पास मैसिव हीट जनरेटर है, यानी कि कोर के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। और इस हीट जो जनरेट हुई होगी, इस हीट को हम ट्रांसफर करेंगे कोर से एक्सटर्नल सिस्टम की तरफ, वेयर इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जिसके बाद आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से में। जैसे यहां पर आपके पास इस कोर के अंदर जो हीट जनरेट हो रही होगी, उस हीट का आप इस्तेमाल करके आगे टरबाइंस लगाएंगे, टरबाइंस की रोटेशन होगी और उससे क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी। अब जो सेकंड चीज है आपके पास, वो यहां पर मॉडरेटर है। तो मॉडरेटर हम यूज करते हैं टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय फिजन टू सस्टेन चेन रिएक्शन। अब असल में क्योंकि आपके पास फ्यूल रॉड्स के अंदर क्योंकि चेन आपके पास वो चेन रिएक्शंस हो रहे होंगे, क्योंकि आपके पास जो है ना वो न्यूक्लियर फिजन हो रही है, तो उसकी वजह से जो हीट जनरेट होगी, तो हीट जनरेट होने के साथ साथ आपके पास, मैंने अभी बताया था शुरू में आपको कि आपके पास क्या होगा कि फिजन रिएक्शंस के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं, न्यूट्रॉन्स। तो अब वो जो न्यूट्रॉन्स होंगे उनको स्लो डाउन करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप असल में मॉडरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और जो मॉडरेटर होता है, या तो ये पानी होता है या फिर आपके पास ग्रेफाइट। तो असल में होता क्या है कि आपके पास जो न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे, समझ लें कि ये आपके पास, मैं अभी समझाने की हद तक, ये आपका न्यूट्रॉन है जो कि रिलीज हुआ हुआ है, या दूसरा भी ये, ठीक है। और अब आपके पास यहाँ पे सारा वाटर मौजूद है जो कि ये वाला रीजन है, ठीक है। अब जब वाटर यहाँ पे मौजूद है, तो ये जो न्यूट्रॉन आएगा असल में ये क्या करेगा, पहले वाटर पार्टिकल्स के साथ टकराएगा, फिर दूसरे के साथ टकराएगा, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें। तो हर टकराव पर ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, ये ट्रांसफर करेगा किसको, वाटर पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से इसकी जो अपनी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और ये फिर क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो यू न्यूट्रॉन्स के स्लो डाउन होने से आपके पास वो जो तसलसल है ना चेन रिएक्शंस का, वो भी कायम रहेगा, और आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो आराम के साथ, सुकून के साथ क्या कर सकेगा, वर्किंग कर सकेगा। तो ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं, ये भी असल में हम इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल रॉड्स हम सबसे पहले इंसर्ट करते हैं किसके अंदर, रिएक्टर कोर के अंदर, ताकि हम रिएक्शन रेट को क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। तो अब यहाँ पर ये जो रिएक्टर कोर की बात कर रहा है ना, वो असल में कर रहा है आपके पास ये जो फ्यूल रॉड्स है ना, इनको रिएक्टर की कोर कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर ही आपके पास यूरेनियम के जो है ना वो फिजन हो रही है। अब जब फिजन हो रही है, तो फिजन आपके पास तेजी के साथ होती जाएगी और मुसलसल हो रही होगी। तो उस फिजन को आपने कंट्रोल करने के लिए या रिएक्शन रेट को कम करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप कंट्रोल रॉड्स का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो कंट्रोल रॉड्स होते हैं आपके पास, ये असल में बोरॉन या कैडमियम से मिलकर बने होते हैं, और इनकी खास बात ये होती है कि ये न्यूट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब चूंकि हमने जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये असल में रिएक्टर की वेसल भी कहलाते हैं, और उस रिएक्टर वेसल के अंदर कंट्रोल रॉड, फ्यूल रॉड्स और मॉडरेटर मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले कंपोनेंट्स की बात करते हैं। अब चूंकि हमने रिएक्टर की वेसल के बारे के अंदर स्टडी कर ली, जो सारे के सारा ये जो प्रोसीजर है जो यहाँ पर हो रहा है, ये रिएक्टर की वेसल है। अब ये जो आपको ग्रीन पोर्शन नजर आ रहा है, ये असल में आपके पास ये शील्डिंग होती है, ठीक है। तो शील्डिंग क्या करती है कि इट प्रिवेंट्स रेडिएशंस टू रीच आउटसाइड द रिएक्टर। यानी कि आपके पास ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, इसके अंदर क्योंकि बार बार फिजन रिएक्शंस हो रहे थे और उसकी वजह से रेडिएशंस भी इमिट हो रही थी, और वो जो रेडिएशंस हैं वो असल में खतरनाक हैं, आपकी जान भी ले सकती हैं। तो इस वजह से उन रेडिएशंस को इन्वायरमेंट में वो एक्सपोज ना हो, तो आप क्या करते हैं कि आप इस रिएक्टर जो कि रिएक्टर वेसल है, इसको आप क्या करते हैं, शील्ड कर देते हैं, जिससे जो रेडिएशंस जो कि इसमें हैं वो असल में एटमॉस्फेयर के अंदर या आपकी सराउंडिंग में स्केप नहीं कर पाती। तो फिर मैं कह सकता हूं कि जो शील्डिंग है असल में ये आपके पास रेडिएशन से बचाव का काम करती हैं। अब इसके साथ साथ एक और जो कंपोनेंट होता है आपके पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो असल में कंडेंसर होता है। और कंडेंसर क्या करता है कि ये कन्वर्ट करता है स्टीम को बैक इनटू वाटर। अब जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो मॉडरेटर है वो उसके अंदर आपके पास या तो वाटर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ग्रेफाइट का।
और जबकि जो कोर है आपके पास, इसके अंदर मॉडरेटर भी मौजूद होते हैं ना। यहाँ पर ये जो रिएक्टर वेसल है, कोर अभी मैं कलेक्टिवली कह रहा हूँ, ठीक है। मैं जब कह रहा हूँ ना कोर, तो मैं सारा ये इस पूरे हिस्से को कोर कह रहा हूँ, ठीक है, जिसको रिएक्टर वेसल भी कहते हैं। अब चूंकि आपके पास ये जो रिएक्टर वेसल है, इसके अंदर आपके पास हीट जनरेट हुई होगी, और उस हीट जनरेट होने की वजह से आपके पास जो वाटर है वो असल में क्या हो जाएगा, स्टीम में तब्दील हो जाएगा, यानी कि बुहारात में। तो उन बुहारात को आप असल में कंडेंसर की मदद से पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जो स्ट्रीम बनी होगी ना, असल में वो स्टीम आपके पास यहाँ पर इस एनिमेशन के अंदर ये जो टर्बाइंस होंगी, इनको टर्न करेगी, और इनको टर्न करने की वजह से आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो आपके सब स्टेशंस और आपके फिर शहरों तक क्या होती है, वो ट्रांसफर होती है। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर कि स्टीम से जो स्टीम जनरेट है वो स्टीम जनरेट हुई, टर्बाइंस से उससे रोटेशन हुई, ठीक है, फिर वो पानी फ्लो करके आपके पास किधर आ रहा है, इधर कंडेंसर के अंदर। और कंडेंसर इसको फिर दोबारा उसी पानी को इस्तेमाल करता है ताकि दोबारा वो पानी अंदर आगे फिर जाए और यूं रिएक्शन प्रोसीड करता जाए। कंडेंसर एक तरह से फिर हॉट वाटर को, असल में स्टीम हॉट ही है ना, एक तरह से गर्म होगी, उसको ठंडे पानी में कन्वर्ट करता है, और फिर ठंडा पानी दोबारा सेम जो प्रोसीजर है फिर वो रिपीट होने लग जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास हो रहा है। अब आखिरी जो कंपोनेंट है किसी न्यूक्लियर रिएक्टर का, वो असल में सेफ्टी रॉड है। और सेफ्टी रॉड हम किस पर्पस इस्तेमाल करते हैं, सेफ्टी रॉड इज यूज टू शट डाउन द रिएक्टर। यानी कि आपके पास ये रिएक्टर काम कर रहा है और आप इसे बंद करना चाहते हैं, तो बंद करने के लिए आप सेफ्टी रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप ये इस्तेमाल ना करें, तो अगर आपने मूवी चेर्नोबिल देखी हो तो उसके अंदर सेफ्टी रॉड्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो जिसकी वजह से वो आपका जो रिएक्टर था वो फट गया था, और आपके पास जो रेडिएशन थी वो फिर एटमॉस्फेयर या आपकी जो फिजा है उसमें फैल गई थी। तो मुमकिन हो सके तो वो चेर्नोबिल को आप ज़रूर देखिए, उससे आपको सेफ्टी रॉड्स की इंपॉर्टेंस समझ लग जाएगी। तो आज हमने न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में स्टडी किया।